झारखंड के देवघर में आज मिशन जिंदगी का दूसरा दिन। रोपवे एक्सीडेंट के बाद कई लोग हवा में फंस गए थे, जिन्हें बचाने की कोशिशें अभी तक लगातार जारी हैं। कल अंधेरा होने से के बाद रेस्क्यू रोक दिया गया, लेकिन आज सुबह रोशनी के साथ बचाव का काम लगातार शुरू हो गया। अच्छी बात यह रही कि सुबह से अब तक 10 और लोगों को बचाया जा चुका है। अब तक कुल 43 लोगों को बचाया जा चुका है। 3 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं देवघर हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा, जिन्होंने सरकार को घेरते हुए इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे में बसे 5 लोगों को आज रेस्क्यू किया गया। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। हवा में लटकी ट्रॉलियों में 14 लोग फंसे हुए थे। हादसा रविवार को शाम 4 बजे हुआ। करीब 40 घंटे भी पर्यटक हवा में लटके रहे, ट्रॉलियों में फंसे रहे। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन की मदद से सुरक्षित उनको निकाल लिया गया। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कल 32 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। देवघर में त्रिकूट पहाड़ पर रेस्क्यू अभी भी लगातार जारी है। हम आपको रेस्क्यू से जुड़ी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सुबह कोहरे की वजह से रेस्क्यू मिशन दोबारा शुरू होने से थोड़ी देर हुई, लेकिन सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे रहे। और ये वायुसेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान त्रिकूट पहाड़ी पर देवघर पहुंचे और एक जिंदगी को बचाने के लिए जी जान से जुटे रहे। लोगों को बचाने के लिए सुबह से ही MI-17 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़कर अपनी सहायता करते रहे। आस्था के सैलाब में हवा में लहराते भक्त रोपवे के जरिए ट्रॉली पर सवार होकर त्रिकूट पर्वत की ओर निकले थे। भक्ति भाव में डूबे लोगों को मालूम भी नहीं था कि जल्द ही क्या माहौल बदलने वाला है। हंसी खुशी और भक्तिमय माहौल था, चीख पुकार में तब्दील हो गया, क्योंकि 10 अप्रैल को शाम 4 बजे आग के आसपास से एक ट्रॉली पत्थर से जाकर टकरा गई और सभी ट्रॉलियां रुक गईं और चीखों की आवाज़ें लगातार गूंजने लग गई। एक ट्रॉली के पत्थर से टकराने के बाद तारों पर लोड पड़ गया। तुरंत बचाव दस्ते को सूचित किया गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आईटीबीपी ने पूरी दमखम से लगे हुए हैं। सभी ट्रॉली को मिलाकर कुल 48 लोग सवार थे। जाहिर सी बात है कि इनमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। जब तक बचाव दल यहां पहुंचता तब तक अंधेरा हो चुका था। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ अंधेरा। जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू आसान नहीं था। बचाव दस्ते ने संयुक्त तौर पर प्लान बनाया और सुबह होने का इंतजार किया। साथ ही ट्रॉली में फंसे लोगों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था जुटाई। सुबह होते ही युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बैठक हुई। बाइडेन से मुलाकात पर प्रधानमंत्री मोदी ने हर उन मुद्दों का जिक्र किया जिसे लेकर कड़वाहट की बात कही जा रही थी। वर्चुअल मीटिंग में दोनों ने यूक्रेन के हालात पर बात की, मानवीय मदद को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रूस के हमलों पर बात की और बूचा में निर्दोष नागरिकों की हत्या पर चिंता भी जाहिर की। भारत ने रूस यूक्रेन के बीच अमन शांति के लिए भारत की कोशिशों का भी हवाले दिया। बैठक में भारत अमेरिका संबंधों पर मंथन हुआ और सबसे अहम ये कि अमेरिका ने भारत पर किसी भी तरह के दबाव जैसी बात से इनकार कर दिया। अमेरिका ने माना कि भारत रूस पर अपने फैसले खुद करेगा, किसी भी तरह का दबाव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग के बाद भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा की। बैठक कई मायनों में बहुत अहम रही, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा समझौता, आपसी कारोबार, यूक्रेन संकट, चीन की चाल, हिंद प्रशांत क्षेत्र और आपसी सहयोग और अन्य वैश्विक मुद्दों पर मंथन किया गया। भारत की आज दुनिया में जो स्थिति है, उस स्थिति में कोई भी देश हिंदुस्तान से बैर नहीं रखना चाहता। कोरोना के बाद से तमाम देशों का फोकस अर्थव्यवस्था पर है और इसके लिए भारत जैसे बड़े बाजार की अनदेखी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ भारत ने न सिर्फ कोविड से तेजी से उभरा है, बल्कि रूस यूक्रेन को लेकर जो कूटनीतिक युद्ध चल रहा है उसमें भी तटस्थ रहते हुए विश्व शांति का पावर हाउस बन गया है वो, और इसलिए दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में रक्षा समेत कई क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है।
भारत ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये दिखा दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर चाहे जितना भी प्रतिबंध लगा दे, लेकिन उसका रूस से जो रिश्ता है वो तटस्थ रहेगा, उसको तवज्जो भारत देता रहेगा। शायद इसलिए भारत ने रूस के ऑयल ऑफर को आगे बढ़ाकर गले लगा लिया। ना चाहते हुए अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के इस कदम को गलत नहीं बता सकते। कुछ ऐसा ही देखने को मिला अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली मुलाकात में। भारत ने ये नहीं रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अमेरिका और चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया हो, ऐसा नहीं है। और रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सौदा किया था। भारत ने उस वक्त अमेरिका को 2-2 कह दिया था कि देश की सुरक्षा के मामले में वो किसी भी अन्य देश की कोई भी चेतावनी नहीं सुनेगा। भारत के तेवर देखकर अमेरिकी अधिकारियों के होश उड़ गए और फिर इसके बाद S-400 पर कोई बयानबाजी नहीं हुई। पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ देश के 34वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। शहबाज शरीफ को राष्ट्रपति की बजाय सेनेट के चेयरमैन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शहबाज पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर का राग एक बार फिर से आलाप दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक उनकी समस्या का हल होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया और कह दिया कि इमरान खान ने इस मुद्दे को ठीक से नहीं उठाया। कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। शहबाज शरीफ को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को नसीहत दे डाली। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, जिससे विकास की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सके। इमरान खान ने कई सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इमरान खान ने एक बार फिर से सरकार गिराने के पीछे विदेशी साजिश का आरोप लगाया और तुरंत चुनाव कराने की मांग करते इमरान खान आज पेशावर में रैली करने जा रहे हैं। जो शहबाज शरीफ कल तक विपक्ष के नेता थे वो अब पाकिस्तान के वजीर आजम बन चुके हैं और जो इमरान खान कल तक प्रधानमंत्री थे वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पाकिस्तान की सत्ता में इस तब्दीली के बाद एक सवाल जो हर भारतीय के मन में उठ रहा है वो ये कि इस तब्दीली से दोनों देशों के रिश्तों में भी क्या बदलाव आएगा। इसको समझने के लिए ज़रा पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 2 बयानों पर नज़र डाल सकते हैं। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले कश्मीर का मुद्दा उठाया और शांति का दम भरा। उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। प्रधानमंत्री की पद संभालने के बाद शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर जोर दिया। हम आपसी सम्मान, समानता और शांति के आधार पर दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। अब अगर शहबाज की ये दोनों बयान देखे जाएं तो उम्मीद यही की जा सकती है कि हालांकि शहबाज शरीफ कश्मीर मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन संबंध बेहतर होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध आज 48वां दिन है और जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आशंका जताई है कि रूसी सेना मारियुपोल में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। रूसी सेना में इस मसले पर चर्चा हुई। रूस के प्रवक्ता के बजाय ज़ेलेंस्की का ये बयान आया है। यूक्रेन पर हमले के 47 दिन रूस ने दावा कर दिया था कि रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हमले में यूक्रेन का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया। यूक्रेन पर रूसी हमले में घायल लोगों को इलाज दिलाने और मानवीय गलियारों से राहत सामग्री पहुंचाने का स्तर बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। सेंट्रल मारियुपोल और डोनेत्स्क में मानवीय सहायता की कमी के चलते ये मांग की जा रही है, जिससे जख्मी और ज़रूरतमंदों को राहत मिल सके। हालात ऐसे भी हैं कि सभी मानवीय सहायता केंद्रों में एक दिन की बात की जाए तो औसतन 8,000 लोग मानवीय सहायता के लिए पहुंच रहे हैं। चेचेन लड़ाकों के नेता रमजान ने अज्ञात स्थान से सोशल चैटिंग ऐप टेलीग्राम पर वीडियो जारी किया है और कहा कि रूस बहुत जल्द करेगा यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा। चेचेन सेना युद्ध में रूस की कर रहा है भरपूर मदद। चेचेन लड़ाके चेचन्या के फेडरल गार्ड सर्विस की दक्षिणी बटालियन के लड़ाके हैं। इसमें हज़ारों लड़ाके मौजूद हैं। माना जाता है कि चेचन्या के लड़ाके अक्सर जंगलों में ही रहते हैं। ये लड़ाके अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। रूसी सरकार के मुख्यालय क्रेमलिन ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की कोशिश पर एतराज़ जाहिर कर दिया।
कहा ऐसा करने से यूरोप में फिनलैंड और स्वीडन की स्थिरता को भी पड़ सकता है नुकसान। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सन्ना मरीन ने पुष्टि कर दी है कि उनकी संसद आने वाले कुछ हफ्तों के भीतर नेटो में शामिल होने की संभावनाओं पर चर्चा करेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि चर्चा बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी। क्रेमलिन ने चेतावनी दे दी है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। रूस के खिलाफ ईयू के 27 सदस्य देशों की नई तैयारी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा कारणों की वजह से 20 रूसी एयरलाइन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कोयला रुकने के बाद अब रूस के तेल पर भी लगेगा ईयू का ताला। लक्समबर्ग में ईयू देशों की बातचीत में इस मसले पर सहमति बन गई है। कीव के बाहरी इलाकों में आम लोगों की हत्या की खबरों के सामने आने के बाद ये निर्णय लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि कोयले के आयात पर भी पाबंदी रूस के ऊर्जा उद्योग पर ईयू द्वारा लगाया गया पहला प्रतिबंध है। यूक्रेन और रशिया दोनों ही देशों के सिपाही कई इलाकों में एक दूसरे को सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में रूसी फौजी कमजोर भी दिखते नजर आ रहे हैं तो कई इलाकों में यूक्रेनी फौजी हावी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मारिउपोल की हैं। इस इलाके में तैनात 267 यूक्रेनी सिपाहियों ने रूस की फौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मारिउपोल में यूक्रेनी सेना के आत्मसमर्पण का ये वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया है। रूसी सेना ने इस वीडियो को जारी करके ये साबित करने का प्रयास किया है कि आत्मसमर्पण करने वाले यूक्रेनी सिपाहियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या मारपीट रूसी सेना की तरफ से नहीं किया जा रहा है। जंग की विभीषिका कितनी भयावह होगी जिस पर ये बीतती है वही जानता है। जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है तभी से वहां के नागरिक छुपते छुपाते हुए अपने नजर आ रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन के मारिउपोल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोगों को चेचन्या के लड़ाकों ने बेसमेंट से खींचा बाहर निकालते हुए नजर आए। ये यूक्रेनी नागरिक लगभग 1 महीने से इसी बेसमेंट में छुप कर रह रहे थे। चेचन्या ने लड़ाकों ने इन्हें सुरक्षित बाहर जाने दिया। रूस को लगता था कि यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ने के लिए वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन इस महिला के हौसले को देखिए। जहां की लोगों ने इतने साहसी हों, शिकस्त देना आसान बिल्कुल भी नहीं है। काले रंग का कोट पहने ये निडर और साहसी महिला सीधे रूसी सैनिक को पास आ गई और उन्हें चुनौती देते हुए नजर आई। रूसी लड़ाके यूक्रेनियों को ही नहीं बल्कि उनके पालतू जानवरों को भी मौत के घाट उतारने में संकोच नहीं कर रहे हैं। इस इलाके में रूसी फौजियों ने गोलाबारी शुरू कर दी, घरों को उजाड़ दिया। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला मलबे में तब्दील हुए अपने घर के यूक्रेनी सैनिक को दिखाती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की यह पहली मुलाकात रही। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के आरोपों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार के निर्देश के बाद जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। खरगोन के छोटे मोहन के इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में 144 धारा लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल में आज 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट लगातार जारी हैं। बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा के लिए वोटिंग हो रही है। आसनसोल लोकसभा सीट से बाबुल सुप्रियो सांसद थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया सोमवार को गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी के क्षेत्र भावनगर पहुंचे और एक स्कूल का उन्होंने दौरा किया। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में बने स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड देखने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये एक तरह का मजाक है। चेन्नई में आइडियाज 2 IT कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार दी। 100 कर्मचारियों को उपहार के स्वरूप में 100 कारें गिफ्ट की गई। आज से पहली व्यावसायिक उड़ान भरने के लिए भारत में बना डॉर्नियर 228 विमान तैयार है, जिसका संचालन डिब्रूगढ़ से पासीघाट मार्ग पर होगा। कश्मीर घाटी में नॉन अल्कोहल इत्र की मांग इस दिनों बढ़ चुकी है। देश भर में मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। ऐसे में
अल्कोहल से लैस ये इत्र खूब डिमांड है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को बाबा के बुलडोजर का खौफ किस कदर बढ़ चुका है, इसका नजारा बहराइच जिले के सुजौली थाने में देखने को मिला, जहां एक गैंगस्टर हाथ में पर्ची लेकर थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। औरंगाबाद के गंगापुर में एक अनोखा आंदोलन देखने को मिला है। गंगापुर तहसील के रायपुर गांव में सरपंच का पति इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन पर चढ़कर आंदोलन करते नजर आया। आर्थिक अस्थिरता को सुधारने की मकसद से रूस ने खोला अपना रिजर्व फंड। $3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रिजर्व फंड से पुतिन वैश्विक प्रतिबंधों का करेंगे सामना। अमेरिका और यूरोप के कड़े प्रतिबंधों को झेल रहा है रूस। फ्रांस के रेन में प्रदर्शनकारियों ने पहले चरण के चुनावी नतीजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पहले चरण की वोटिंग में 95 लाख से अधिक वोट हासिल कर शीर्ष पर काबिज हैं मैक्रोन। श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर तोड़फोड़ की, आगजनी की। राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। बॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एम्बर के बीच कानूनी लड़ाई लगातार जारी है। कोर्ट में पेशी के दौरान जॉनी और एम्बर का हुआ आमना सामना। गर्मी की चपेट लगातार जारी। आधे अप्रैल के आते आते तापमान का टॉर्चर और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो आधे मार्च से ही तेज गर्मी का एहसास हो गया था, लेकिन अप्रैल तक तापमान और भी बढ़ने की उम्मीद है। IPL 15 में आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने शानदार लय में चल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम होने जा रही है। मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे लाइव। अब तक चेन्नई और बेंगलुरु की टीम के बीच 28 बार IPL में एक दूसरे के सामने भिड़ंत हुई है। इसमें 18 बार चेन्नई और 9 बार महज बेंगलुरु ने बाजी मारी है। IPL में गुजरात टाइटंस को पहली हार का सामना करना पड़ा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात को 8 विकेटों से मात दे दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 162 रन बनाए थे, जिसका जवाब देते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने 50 रनों की तूफानी पारी खेली और जीत दिलाई। कल हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को जबरदस्त शुरुआत मिली। अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े। अभिषेक शर्मा ने 32 बॉल में ताबड़तोड़ 42 रन बनाए। साल 2022 की सबसे बड़ी शादियों में से एक रणबीर आलिया की शादी रणबीर के हाउस वास्तु में होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां पुरजोर तरीके से तैयार। रणबीर और आलिया की शादी के साथ उनकी प्री वेडिंग फंक्शन भी काफी खास होने वाले हैं। शादी से पहले मेहंदी और संगीत का फंक्शन RK स्टूडियोज में होगा। पिछले महीने रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स की शानदार सफलता के 2 अलग अलग जगहों पर सेम स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो काफी वायरल हो रहा है।